चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में बात करी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कंप्लीट बात कर दी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है और उसके बाद में उनका स्पेक्ट्रम वगैरह वो पूरा का पूरा हमने स्टडी करा था। उस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज हम लोग हमारी क्लास में किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्या ड्रॉबैक थे। वैसे बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे होते होंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ बातों को समझें। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी लाइट रेडिएशन के जैसी की जैसी थी। अब लाइट रेडिएशन के जैसी की जैसी वेलोसिटी होने के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि जैसे लाइट रेडिएशन में यूवी कंसिस्ट करती है, कॉस्मिक कंसिस्ट करती है। लाइट का मतलब मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ। तो क्या हम इसे लगभग लाइट जैसे नेचर वाला ही मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, लाइट रेडिएशन के ही कुछ और कैरेक्टर्स जो स्पेशली लाइट पर अप्लाई होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर भी अप्लाई करा। अब उनमें से कौन से कैरेक्टर होते हैं? जैसे एक होता है आपका डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और एक होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअली इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं बुक से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कराना चाहता। जो हमारा नीट IIT में आएगा वो NCERT से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड नहीं आता है। तो हम इन 4 चीज़ों की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन 2 कैरेक्टर्स के बारे में तो बहुत अच्छे से समझा देती है। और एक बात और, लाइट वेव जो होती है वो वेव नेचर की होती है। तो आपको भी पता होगा मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी क्या बोला था? वेव। कल को कोई आपको पूछे कि वेव नेचर के बारे में किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। ओनली एंड ओनली मैक्सवेल ने ये बात करी थी। तो लाइट भी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वेव की तरह होती है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज लाइट की होती है। वो माना जाए तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी दिखानी चाहिए। तो इनमें से ये 2 प्रॉपर्टीज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत अच्छे से दिखा रही थी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने जब कहा कि ये 2 प्रॉपर्टी भी किसकी होती है? लाइट की ही होती है। तो जब ये 2 दिखा रहा है तो ये 2 भी दिखानी चाहिए। तो ट्राई किया, और जब ट्राई किया तो जो ड्रॉबैक में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर फेल्ड टू एक्सप्लेन 2 phenomena of light, that is black body radiation and photoelectric effect। तो वही आपको ये पूछ ले कि कौन सी 2 बातें थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट रेडिएशंस में डिफरेंट थी। वो कौन सी 2 बातें थी बेटा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो ये बात समझ में आई ना? आराम से समझ सकते हो ना इस चीज़ को? ये ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है, सर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस तो थोड़ा बहुत हम फिजिक्स में पढ़ ही लेते हैं, केमिस्ट्री में तो नहीं आता है उतना, लेकिन 9th 10th में और 11th में भी फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आता होगा। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी, हालांकि ये 12th फिजिक्स में आएगा, पर अभी इसको हम डिटेल में जाएंगे समझने के लिए। तो पहली चीज बेटा क्या हुआ ना अब इसके अलावा एक दूसरा और पॉइंट होता है जो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो अभी समझ में नहीं आएगा, इस टॉपिक के पूरे खत्म होने के बाद में समझ में आएगा, बट वो ड्रॉबैक में लिखा जाएगा। सेकंड ड्रॉबैक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर फेल्ड टू एक्सप्लेन line spectra of various atoms, especially for
हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में लाइन स्पेक्ट्रम की बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ढंग से नहीं कर पाया। अब क्या होता है सर लाइन स्पेक्ट्रम, है ना, ये एटम्स का स्पेक्ट्रम क्या होता होगा, ये सब हमको डिटेल में पढ़ना है। तो हम जब इन सब चीज़ों को पढ़ चुके होंगे तो हम इसकी भी बात करेंगे, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे रहेगा, तो हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक सब लोग लिख लें, जल्दी से लिख लें। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार के लिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का ओवरव्यू दे देता हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे ई की बात करूंगा, एनर्जी की बात करूंगा, तो एनर्जी न्यू का फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल होती है, तो मुझे वो बात बीच में बोलनी पड़ेगी। अब वैसे देखा जाए तो कई टीचर्स इसको प्लांक क्वांटम थ्योरी को इन दोनों के बाद में पढ़ाते हैं, ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक के बाद में पढ़ाते हैं, कुछ पहले पढ़ा देते हैं। वो आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सर पहले पढ़ाओ बाद में पढ़ो, हमारे को समझ में आ जाए। नहीं तो फिर मैं क्या होगा, अगर इसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा तो आप फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के रिलेशन को जो कि प्लांक नहीं दिया था वो फिर वहां यूज करूंगा, तब आप दिमाग खराब होगा कि सर ये पता नहीं कहां से ला रहे हो। समझ में आई बात? हेडिंग लगाओ आप प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लांक्स थ्योरी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला बनता है आपका कि हीट और लाइट रेडिएशंस आर एसोसिएटेड विथ एनर्जी। हीट और लाइट, यही बात हमको अभी आगे जाके बोलनी है, आर एसोसिएटेड विथ एनर्जी। मतलब चाहे आप हीट रेडिएशन की बात करो, चाहे आप लाइट रेडिएशन की बात करो, इनके पास कोई ना कोई क्या हो गई, एनर्जी जरूर होगी, क्योंकि ये रेडिएशंस है तो इन रेडिएशंस के पास में अपनी कोई ना कोई क्या होगी, एनर्जी। सेकंड पॉइंट है, एनर्जी इज नाइदर रिलीज्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली बट इट ऑलवेज occurs discontinuously, always discontinuously in the form of small packets कई बार पैकेट्स की जगह तुम्हारी बुक्स में बंडल्स लिखा जाता है, of energy which are called quanta, which are called quanta। अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हो तब तो उन्हें क्या बोलेंगे, क्वांटा। लेकिन मैंने देखो दोनों की बात करी है, हीट और एनर्जी दोनों, लाइट या एनर्जी दोनों की बात करी है, तो नीचे लिख देंगे इन केस ऑफ हीट और सनलाइट क्वांटा इज नेम्ड एज फोटोन। तो फोटोन शब्द भी आ जाए तब भी आप क्या मानोगे, ये एक ही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखे, द एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटा is related with its frequency as follows. E है बेटा, E is proportional to nu, और इसी को मुझे समझाना था बार बार। ये किसने का रिलेशन क्या है, प्लांक्स रिलेशन है ये। अब जब इसको ओपन करेंगे
H एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। H एक तरह का क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। अब सिंस ये कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एक और पॉइंट इसमें बचता है, लिख दीजिए वो फोर्थ पॉइंट, थर्ड के बाद वाला मैं नीचे ही लिख देता हूं। फोर्थ हो गया आपका टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम ऑफ या सिस्टम इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख दो, तो E इज इक्वल टू NH न्यू। टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू NH न्यू, ऐसे कर दो, इक्वल टू NH न्यू वेयर N इज एनी इंटीजर and H nu is energy of one photon। अब देखो यहां समझना, ये एक वन फोटोन की एनर्जी है। आपको कोई पूछे कि वन फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो n की जगह क्या लगा दो, 1। तो E इज इक्वल टू एच न्यू जो होगा वो किसकी एनर्जी हुई, वन फोटोन की एनर्जी। क्या लिख सकते हैं यहां पे ऐसे ही, एनर्जी ऑफ one photon of radiation having frequency mu। फ्रीक्वेंसी तो पता रखनी पड़ेगी कौन सी है, वो किसके बराबर आएगी, एच न्यू के बराबर आएगी। इसका मतलब यही हुआ भाई, न्यू तो क्या होगा, कोई भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो तो मुझे पता करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा किसकी बात कर रहे हो। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि कोई फ्रीक्वेंसी वाली, ये फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन है, उसकी एनर्जी निकालनी है और उसकी एक फोटोन की एनर्जी पूछे, तो मैं एक फोटोन की एनर्जी क्या लिखाऊंगा, E इज इक्वल टू NH न्यू। N क्या है, इंटीगर है, कोई भी नंबर है, 1 2 3 4। एक फोटोन की बात करनी है तो 1 इंटू एच न्यू, दो फोटोन की बात करनी है तो 2 इंटू एच न्यू। ये सब न्यूमेरिकल में काम आएंगे। 3 की बात हो रही तो 3 इंटू एच न्यू। बोलो बात समझ में आई, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा नोट लगाइए इसके नीचे, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो जेई तक आ सकता है कभी कभी। बस इसके बाद में ये टॉपिक खत्म करता है और कल हम लोग ब्लैक बॉडी से स्टार्ट करेंगे। हाँ, नोट लगाइए, ये काफी काम की चीजें, कुछ किताबों में नहीं मिलेगी। द एनर्जी possessed by 1 mole of quanta और फोटोन, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज है, थोड़ा सा लेवल की बात है। दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्वांटा या फोटोन is called one Einstein of energy। बकायदा इसका फॉर्मूला दिया जाता है, मैं पहला पॉइंट हटा रहा हूं। ये सब फिजिक्स में आता है और थोड़ा सा लेवल की बात है, तो कुछ बातें होती ही सिर्फ याद रखने के लिए। अब देखो, ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं बेटा, समझना।
आप यहाँ पे रटी रटाई चीजें पढ़ने नहीं आए हो, और एग्जामिनर आपको हमेशा वही चीज नहीं देगा बार बार कि जो हर बार पूछता है, वो कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेगा। देखो इधर ध्यान से सुनना, आपने ये जो लिखा ये है 1 फोटोन की एनर्जी, और आपको पूछे 1 मोल फोटोन की एनर्जी, तो अंतर आएगा। करोगे तो 1 मोल में किससे करोगे? 6.02 10⁻23 से करोगे। अब पता है, अगर तुम्हारे पास 2 सवाल है, अच्छे से सुनना। क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। बड़े सीधे और साधारण बच्चा है, आराम से कर लेगा। सर 1 फोटोन की एनर्जी h न्यू, तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी 6.02 10⁻23 h न्यू आंसर। ये तो हुई आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी, वो तुम्हें सीधा 1 मोल ना दे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज इक्वल टू 1 आइंस्टाइन एनर्जी। आपको बस इतना याद रखना है कि ये आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी होती क्या है। ठीक वैसे ही जब हम लोगों ने कल E/m रेशियो को क्या बोला था? स्पेसिफिक चार्ज बोला था। सब कुछ इजी है। इस एक सवाल में तुम बार आके पूछोगे सर ये आइंस्टाइन एनर्जी तो कभी पढ़ा ही नहीं। अगर ये 1 मोल ऑफ फोटोन बोलता तो ठीक था, लेकिन अब इसने 1 मोल ऑफ फोटोन ना बोल के क्या बोला? 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, करना वही था 6.02 को 6.62 10⁻34 से वो पूरा मल्टीप्लाई करना था, और जो भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ना दे और ये रिलेशन दे दे। अब रिलेशन के साथ धोखा क्या होगा देखना सुनना। अब इस रिलेशन को वो कैसे आपको दे सकता है? वो न्यू दे ही ना, वो अभी सुनना ध्यान से, 6.02 10⁻23 को 6.62 -34 से मल्टीप्लाई करवा के पीछे न्यू लगा देगा। अच्छा, ये फिक्स है और ये फिक्स है। सुनो, ये एक फिक्स वैल्यू और ये एक, और आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर दे दे और साथ में म्यू लगा दे, क्योंकि उसको म्यू तो बोलना ही नहीं है। उसे म्यू से मतलब उसे ये पता करना है कि आपको क्या रिलेशन पता है। अब क्या मैं एक तो ये लिखूं और एक मैं ये लिख के आ जाऊं मल्टीप्लाई करके? अब बताएं, इसमें भी आपकी समझदारी काम आएगी। आपने ये तो लिख दिया, साइड में इसका मल्टीप्लाई करके भी एक नया रिलेशन बना सकते हो ना। रिलेशन क्या मतलब? इसका जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसके आगे न्यू लगा दो। क्या ये और ये सब सेम ही तो है? अब तुम याद करके गए ये, या मैंने तुम्हें पढ़ाया ये, और एग्जामिनर ने ऑप्शन दे दिया मल्टीप्लाई करके। अब पता है क्या होगा? एक तो तुम वहां करने बैठोगे, एक तुमने पहले से करा हुआ है। चलिए बेटा, तो कल हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बात करी थी, राइट? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है बेटा। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पोस्टुलेट्स वगैरह को छोड़ दें तो मेन बात हमने क्या पढ़ी? E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमारा मेन टॉपिक था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का। और आप सब जानते हो बेटा, न्यू इज इक्वल टू होता है c/λ। तो क्या मैं इसी एनर्जी और इसके रिलेशन को hc/λ लिख सकता हूं ना बेटा? तो कल को आपको प्लांक कांस्टेंट में या प्लांक वाले रिलेशन में E इज इक्वल टू एच न्यू ना लिखकर E इज इक्वल टू hc/λ लिखा हुआ मिले तो क्या ये सही रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसी को, सिंस म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है, तो क्या मैं इसको E इज इक्वल टू एच न्यू hc और इसकी जगह म्यू बार भी लिख सकता हूं ना? बिकॉज आप सब जानते हो बेटा, मैं E इज इक्वल टू को h/h इंटू c इंटू 1/λ ऐसे लिख सकता हूँ। भाई hc/λ क्या है? यही तो है। मैंने 1/λ को सेपरेट लिखा है, और 1/λ को क्या लिख सकता है बेटा? न्यू बार। क्या होता है ये? वेव नंबर। क्या होता है? वेव नंबर। तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ।
कहने का मतलब ये है कि ये एक ही रिलेशन है, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। एक और चीज सर, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? 6.626 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, अगर इसको मैं अर्ग में लिखूं तो क्या लिखते थे बेटा? -27 जूल इंटू सेकेंड, सॉरी 27 अर्ग। एक और बात याद रखना सर, क्या बेटा, जूल जो होता है उसकी एक और यूनिट होती है एसआई। अब देखो ये हो सकता है तुम्हारे फिजिक्स में छोटा सा सवाल ऐसे ही आ जाए, क्या आ जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जूल। तो जूल या एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है, या जो जूल होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, या सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ऐसे लिख दो। ये किसकी वैल्यू होती है? 1 जूल की वैल्यू होती है, याद रखना। तो सुनना ध्यान से, अगर 1 जूल इज इक्वल टू ये है, तो क्या मैं इसी वैल्यू को 6.626 10⁻⁻34 और जूल की जगह ये पूरा लिख दूं, मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड इनवर्स स्क्वायर डॉट सेकंड। देखो मैंने जूल की जगह ये वैल्यू रखी है, तो सेकंड तो अभी भी बचेगा ना? अरे बचेगा ना? तो क्या मैं इस सेकंड को इससे कैंसिल आउट कर दूं, तो क्या मेरे पास प्लांक कांस्टेंट की नई वैल्यू ये आ जाएगी ना? इंपोर्टेंट लगा देना, आउट तो नहीं जा रहा है, इंपोर्टेंट लगा देना, जूल की नई वैल्यू, अरे प्लांक कांस्टेंट की नई वैल्यू। जूल में आए तो जूल इंटू सेकेंड, जूल की वैल्यू रखने के बाद में अगर आप प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू देखो तो आपको 6.62 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड इनवर्स आएगा। ये वैल्यू याद रखना बेटा, कई सारे न्यूमेरिकल में आती है जूल की जगह, तो आपको ध्यान रखना है। फॉर, वापस देखिए बेटा इधर, यहां तक हो गया। फॉर n नंबर ऑफ फोटोन, फॉर n नंबर ऑफ फोटोन, अगर आपको एनर्जी की बात करें तो E इज इक्वल टू nhc/λ। ये सब न्यूमेरिकल में आएंगे, मतलब मैंने इसके लिए ऐसे बनाया है। ये क्या है बेटा, ध्यान से देखना, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ, ये 1 फोटोन की बात कर रहा है, तो n नंबर ऑफ फोटोन की बात करेगा तो क्या बन जाएगा? nhc/λ। ये सब क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत तगड़े क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए एक, हम पहले इसी को डिस्कस करेंगे, इसी पे डिटेल में जाएंगे। पहले प्लांक कांस्टेंट पूरा समझेंगे, न्यूमेरिकल्स इस पे सुन लेना ध्यान से। ये बहुत छोटी सी थ्योरी लग रही होगी तुम्हें, नहीं है छोटी सी, हर साल सवाल आया इससे, कोई एक्सेप्शनल 1 या 2 साल में छोड़ दूं, पिछले 10, 15, 20 सालों में से हर साल इसमें से क्वेश्चन आया या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो। ठीक है, मैंने जो आपको एक शीट भेजी थी उसमें से 10 सवालों में से 6 सवाल इस थ्योरी पे बेस्ड है, जिसमें से कुछ अभी करेंगे, कुछ कल करेंगे। मतलब हमारी ये थ्योरी अभी चलेगी कल तक, एग्जाम क्वेश्चन तक। चलिए, कर दिया सारा कुछ ये। अब मैं इसको पूरा हटा रहा हूँ और आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। बेटा क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ photon of light having, photon of light having a lambda 6000 एंगस्ट्रॉम। हालांकि इन्होंने h की वैल्यू दे दी है, आपको h की वैल्यू ना भी दे तो भी क्या करना है, याद रखनी है। पर अब इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि आप अपना आंसर इसमें ही निकालें, आप अपना आंसर इसमें निकालें, ये वो चाहते हैं।
मतलब अब आपको इस हिंट देने का मीनिंग ये निकला कि आपका आंसर किस में आना चाहिए, अर्ग में आना चाहिए, जूल में नहीं आना चाहिए, ये चाहते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। आपको क्या पूछा है, लैम्डा दिया हुआ है, एनर्जी पूछी है, बहुत सिंपल है, एनर्जी निकालनी है। H की वैल्यू आपको 6.62 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग दिया हुआ ही है, ठीक है, अर्ग इनटू सेकंड। C क्या होता है बेटा, C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो मैंने यहाँ लगा दिया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन में लैम्डा देखो कितना है, 6000 एंगस्ट्रम है। अब देखो क्योंकि आगे ऊपर क्या रखा है, मीटर, तो मुझे एंगस्ट्रम को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो क्या मैं इसको 10 टू द पावर माइनस मीटर लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल। तो मेरा आंसर किस पे आने वाला है, अर्ग में आ जाएगा ना, ठीक है। कितना आएगा आप बेटा सॉल्व कर देना, इसका आंसर आना चाहिए 3.312 10 टू द पावर माइनस 12 अर्ग आ रहा है। किसी क्वेश्चन है 2014 नीट का। अब आप काउंट कर सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल, खुद बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग टू लाइट, करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है, आंसर आपको जूल में निकालना है, वहां किस में निकालना था, अर्ग में। वहां पर आपको एंगस्ट्रम दिया हुआ था, यहाँ क्या दिया हुआ है, नैनोमीटर, बस और कुछ नहीं है। एच की वैल्यू दे रखी है, ये सब देखो, ये बड़े कम ही ऐसा होता है कि आपको वैल्यू देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाए कि हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली ऐसे प्रिपेयर होने गए मिल जाएगी और नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। बताओ इसका आंसर, चार ऑप्शन बताता हूँ, चलो 6.67 10 to the power 15, 6.67 10 to the power 11, 4.42 10 to the power minus 15 और D है 4.42 10 to the power minus 18। D आंसर, वेरी गुड, D इज द करेक्ट आंसर। बता में अच्छी वाली आ गई आप तेरे, है ना, कौन सी वाली मुझे भी खिलाना, पता तो चले कौन सी असर करती है। ये स्पीड होनी चाहिए, हो गया होगा। देखो E इज इक्वल टू वही एच सी बाई लैम्डा। देखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। H की वैल्यू देखो जो गिवन है हमको वही लेनी है, जूल इंटू सेकेंड। C क्या हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अपॉन में क्या लिख देंगे, लैम्डा, लैम्डा है 45, नैनोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, 45 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, 45 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। आंसर बेटा जो आपका, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ, 4.42 10 टू द पावर माइनस 18 जूल आएगा, आ जाएगा, बिल्कुल 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, नाम सुना है, मैथिली शरण गुप्त। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। अगर इंसान हो तो निराश ना होना,
कुछ तो करोगे, कुछ तो जग में नाम होगा। भाई आए मरे चले गए, कोई जानता ही नहीं है। अगर इंसान हो तो निराश होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नर हो न निराश करो मन को, निराश करना ही नहीं है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। इंस्पायर होने के लिए आपके पास 1000 कारण है। अब वो आपको देखना है कि आप इंस्पायर नहीं होने के कारण ढूंढते हो या इंस्पायर होने के कारण ढूंढते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 तो मेरे नोट्स का है, पॉइंट का है। आप देखिए नीट 2013। अब देखो लगातार 13 में भी इसी पे सवाल आया, 14 में भी इसी टॉपिक पे सवाल आया। क्वेश्चन देखिए, आपको वैल्यू ऑफ प्लांक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब उसने लैंग्वेज दे रखी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। गिवन है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 3 × 10। देखो चेंज क्या किया इसने, 17 नैनोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, इसने कहा नहीं मैं तो 8 मीटर नहीं, मुझे नैनोमीटर में चाहिए। तो जो दिया वो लिखना है। वैल्यू ऑफ विच, देखो समझना, वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर of quantum of light with frequency 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है, छोटा सा सवाल है, ज्यादा इतना टफ भी नहीं है। चलिए 2 मिनट दिए तुमको करें। का सवाल भी नहीं है। देखो आप इनसे घबराना मत है बेटा, मुझे आंसर बताओ इसमें से कहाँ है 0.55। हाँ तो बस वो बताओ आप, तो 50 इज द करेक्ट आंसर। अरे सही है, कुछ है ही नहीं इसमें तो। अरे भैया एच और सी की वैल्यू दे रखी है आपको, क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, मतलब विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर, मतलब आपको क्या पूछा है, लैम्डा पूछी है। ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विथ म्यू इज इक्वल टू ये, ठीक है। आपको लाइट की वेवलेंथ दे म्यू दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, हाँ ये सब दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ क्वांटम थ्योरी लगाने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या पढ़ रखा है, C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आपने म्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, देखो E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ रखा है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, E अपॉन एच। हालांकि मुझे तो ये भी लेने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लैम्डा ही चाहिए, मुझे एच की जरूरत ही नहीं है। एच की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या पड़ेगी, एच बाई लैम्डा, एच जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे तो कहीं पे। तो कोई कहेगा ऐसा कहाँ जरूरत है, कहीं जरूरत नहीं है। क्यों दिया है, गुमराह करने के लिए। मैंने कई बार बोला है ना, वैल्यूज देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, कहाँ चाहिए, क्यों लगाएंगे, क्यों दिमाग लगाना, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, आपको क्या चाहिए लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू। C क्या होगा 3, अब C वो लेना है ये वाला। अब यहाँ किसी ने जल्दबाजी में 10 टू पावर 8 ले लिया, ऑप्शन में दिख गया उसका आंसर, तो वो भी राइट करके आएगा। तो 3 × 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड C की वैल्यू। न्यू की वैल्यू कितनी है, 6 × 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, बस डिवाइड करना है, कितना आएगा 50। अरे 15 कैंसिल हो जाएगा, पीछे 2 बच जाएगा। 30/6 क्या होता है 50। 300/6 कितना होता है 50 होता है आंसर। अब इस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत थी क्या, बस ये है लेवल। अब बताओ ये नीट के लायक है सवाल, नहीं दे देते हैं।
क्या करें, इसे हार देना चाहिए उनको, ये भी लोग कहते हैं चैप्टर। देखो आप पूरे चैप्टर को देख के जज करने लग जाते हो कि चैप्टर खतरनाक है। अब उस चैप्टर से कोई ऐसा इक्का दुक्का सवाल आ गया और बाकी सारी चीजें छूट गई, अब वो कितना ही हार्ड चैप्टर था, क्या फर्क पड़ता है। जब तक एग्जाम के दिन आपके हाथ में पेपर नहीं आता तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा चैप्टर हार्ड है कौन सा चैप्टर इजी है। कर सकते हो क्या? हार्ड आपको लग रहा है, उसके 200-500 सवाल देख के उसमें से कोई 10 सबसे इजी सवाल थे, उसमें से कोई एक आ गया तो वो चैप्टर हार्ड का रहा। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर्नाटका नीट, अकॉर्डिंग टू, देखो फालतू में डरा रहा है तुम्हें, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, द एनर्जी एब्सॉर्ब in erg per mole is given as, according to law of photochemical equivalence the energy absorbed is given as। अब देखो क्या क्या दे रखा है, पहले तो H इज इक्वल टू दे रखा है 6.62 10 to the power minus 27 erg C है C into 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और Na दे रखा है 6.02 10 to power 23 पर मोल। देखो ये बढ़िया सवाल है, शायद मैंने कल आपको इसके बारे में बता रखा है, अभी आपको समझना है कि इसने भाषा थोड़ी बदल दी है। कौन करके दिखाएगा मेरी तरफ से एक चॉकलेट उसको? मेरे बताने से पहले बता दे रहा हूँ। तुझे बड़ी जल्दबाजी है चॉकलेट खाने की। भाइयों कल एक स्पेशल नोट लिखाया था आइंस्टाइन एनर्जी, और सच बताऊं मुझे नहीं पता था कि ये किसी में आया हुआ है, कि नहीं रहते याद, है ना, नहीं तो मैं उसी समय बोल देता। बस ये वही है। अरे कल आपने पढ़ा वन आइंस्टाइन एनर्जी। अरे वन आइंस्टाइन एनर्जी एक्चुअली क्या होता है? एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन ही तो होता है। आइंस्टाइन ने कहा था, और ये है तो वही ना, और कुछ चेंज तो नहीं है। क्या बोला था इसको? NaHν बोला था। NaHν को क्या लिख सकते हो? NaHc बाई लैम्डा लिख सकते हो। अब लैम्डा से हमें कोई मतलब, कल ही बोला था ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अब अगर हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की वैल्यू लेकर करेंगे तो हो सकता है वैल्यू चेंज आए, है ना। अब यहाँ पर अर्ग है तो अर्ग के अकॉर्डिंग करेंगे, पर आपको कैलकुलेशन करना तो आना पड़ेगा। अच्छा ये तुम्हें दिक्कत देगा, देखो ये तो वो कुछ भी यूज कर सकता है। अब आप तुम याद करके जाओगे कि फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है तो ऐसे लिखेंगे ना, आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि ये क्यों दिया, ये क्यों दिया, कहीं ना कोई रोल तो नहीं है। अप्लाई करके तो देखो भाई ये देने की जरूरत कहाँ थी। और क्या पूछा है? एनर्जी एब्सॉर्ब अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का क्या मतलब है? यहाँ पे फोटोन ही तो आएंगे। आपको कहेगा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में फोटो क्या है? लाइट रेडिएशन। तो लाइट रेडिएशन के पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? फोटोन्स। लाइट रेडिएशन का सबसे स्मॉल पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? फोटोन्स। तो क्या होगा यहाँ पे? Na की वैल्यू रखो पर मोल,
एच की वैल्यू जो दे रखी है वही रखनी है, क्योंकि आंसर इससे आएगा। अर्ग इंटू सेकेंड नहीं होगा, देखना जरा। दिया हुआ है एच की वैल्यू इंटू सेकेंड में होना चाहिए था, तो मिसप्रिंटिंग है क्या? मिसप्रिंटिंग, ये अर्ग इंटू सेकेंड होना चाहिए। ये मेरे पास जो डीपी उसमें ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, चेक कर लेना, कोई बात नहीं। अब ये अर्ग इंटू सेकेंड, उसके बाद में ये हो गया सी 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, और अपॉन में लैम्डा की वैल्यू हमें रखनी ही नहीं है, बस सेकंड से सेकंड कैंसिल, ठीक है। ये अर्ग है, ये सेंटीमीटर है, ये पर मोल है, आपको वैल्यू से भी मतलब नहीं है, जो दे रखी है उसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये माइनस का 27, ये 23, तो माइनस के कितने बचे 4, और माइनस का 4, और ये तो कितने बचे प्लस का 6। अब मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे कर देते तो आसान हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0 और 6 18, ये 6.62 और 10⁻+6। अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा देखो जो मल्टीप्लाई में सबसे ज़्यादा नज़दीक लगता है उसका आंसर निकाल देना। जैसे ही 1 1 आया, थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा बस इसका, अब यहाँ कंफ्यूजन रहेगा, हो जाएगा वो, क्या प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, डोंट वरी। वो तो चलो इसने दे दिया थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, बाकी तो चौथा कुछ और ही देते हैं, तो ये दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी। हमारा ऐसा आता भी है कई बार कि वो आपको ज़्यादा घुमाता ही नहीं है। अरे करा इस ये यहाँ तक तो सही है ना, हाँ, इसके आगे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 10th क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2011 हटा दो बेटा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या आएगी? अर्ग पर मोल। पीछे क्या क्या बचा है, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो वो कट जाएगी, तो नहीं लिखनी है अपने को भाई, लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू होगी, अगर लिखना है तो लिख देना अर्ग पर मोल और सेंटीमीटर, ठीक है। हालांकि जरूरत नहीं है, लैम्डा जो भी निकालोगे सेंटीमीटर में निकाल देना, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे बाद में, है ना। तो अभी अभी अपने को क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? अर्ग पर मोल आएगी, जो कि हमने लिखी नहीं है, लैम्डा। सही है ना, ठीक है। लिखो 2011 द एनर्जी E1 एंड E2। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो बेटा। अरे अच्छे अच्छे सवाल हैं, प्लान आधे पेज की थ्योरी में कितने सवाल आते हैं वो तुम समझ सकते हो। नीट 2011 द एनर्जीज E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength λ1 λ2 will be। बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। डी खाई छोरी
कुछ था ही नहीं यार। एक बात बताओ, ये आपको मैं बहुत पहले स्पेक्ट्रम के टाइम ही समझा चुका हूँ। क्या समझा चुका हूँ कि ई तो न्यू का क्या होता है, प्रोपोर्शनल, और न्यू को आपने अभी क्या बोला था, एच सी बाई लेमडा। तो ई लेमडा का क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं E1 अपॉन E2 लिखूंगा तो ये अपने आप क्या होगा, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन लेमडा 1, और E2 क्या होगा, 1 अपॉन लेमडा 2 होगा ना। अरे ये ऐसे करो, E1 इज इक्वल टू एच सी बाई या एच न्यू 1 अपॉन E2 बराबर एच न्यू 2, न्यू 1 बराबर सी अपॉन लेमडा 1, न्यू 2 बराबर सी अपॉन लेमडा 2। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, अच्छा एच से एच तो काट ही दूँ, मतलब ही नहीं है, सी अपॉन लेमडा 1, ऐसे करो, सी अपॉन लेमडा 1 अपॉन सी अपॉन लेमडा 2। अच्छा इसको सही करूँ, सी अपॉन लेमडा 1 और सी अपॉन लेमडा 2 कर दूँ। तो अब क्या लिखा भाई मैंने, यही तो लिखा था। अरे यही है ना। तो जो रेशियो E1 E2 का होगा उसका क्या होगा, तो अब देखो इसको क्या बोला इसने बोला है कि लेमडा 1, अब E1 कितना है, E2 कितना है, E1 है 25, E1 ही है ना 25, E2 कितना है 50, ये लेमडा 2 लेमडा 1, नीचे क्या आएगा 2। तो लेमडा 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 लेमडा 2 माइनस आना रे। नेक्स्ट नीट 2003, देखो आपको H गिवन है, देखो ये सेम धोखा दे रहा है अभी यार, रिपीट कैसे हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन। बोलो 3 और 13 का क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस वैल्यू चेंज की है, सेम क्वेश्चन अभी बताया था ना, वही वाला। अब बोलो कौन कहता है कि क्यों नहीं आते। अब देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट सीधा सी लिख दो, वही लैम्डा निकालनी है नैनोमीटर में। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बताओ आंसर है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या यहाँ पे एच की कोई जरूरत है, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन लेमडा, सी इंटू म्यू, अरे म्यू इंटू लेमडा, सी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू। लो यही कंफ्यूज हो रहे हो यार, मैं वही तो कह रहा हूँ, सी इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, तो सी म्यू इज इक्वल टू व्हाट, तो ऐसे फटाफट कंफ्यूज, मतलब मैं ये कहता हूँ फंबल नहीं करना है, खड़ा वो वाली बात, मैं एक्सपेक्टेशन ये रखता हूँ कब भी निकली थी बात तो पूछो वो क्या बोलना है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये कॉन्फिडेंस रखो। अब पूछा क्या लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन म्यू, सी कितना है जो कहा वही लेना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, न्यू कितना लेना है, अच्छा ये अच्छा लैम्डा निकालना, 8 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। अब आंसर मीटर में आएगा, हमें क्या करना होगा उसे नैनोमीटर कर देंगे, ठीक है। अब पहले तो 3, अच्छा नैनोमीटर में करेंगे तो क्या होगा देखना जरा, ये 15 ऊपर आएगा तो ये 8 और 15 कितने हो गए 7, पीछे रहेगा 7। अब ये तो आया 10⁻7 मीटर, सुन -7 है ना, और ये हो गया 3/8। अब मुझे अगर इसको नैनोमीटर में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, -9 बनाना है,
है ना। अब -9 बनाने के लिए तो साइंटिफिक नोटेशन काम में ले सकते हो। अरे साइंटिफिक नोटेशन क्या करूं कि यहाँ पर माइनस में वैल्यू बढ़े, राइट या लेफ्ट, राइट माई माइनस राइट। डेसिमल किधर है, इधर है, राइट में कितना लेके जाऊं, 2। क्या लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको, आया साइंटिफिक नोटेशन काम में, बस क्या लिख सकता हूं। अब 300 में 8 को डिवाइड करना है, जैसे देखेंगे तो ये क्या आएगा, 8 3 24 और ठीक है कितनी बार आ रहा है, 3.7 समथिंग कुछ आ रहा है। 3.7 के नजदीक में कौन आंसर हुआ, और 10 to the power 1 कैसे आ रहा है, देखो गड़बड़ कहाँ हुई है। हाँ तो कौन आंसर यही है, देखो हाँ सही है ना, 30 क्या है कितना हो गया, हाँ सही 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 37 आएगा ना, उसको चेंज कर देंगे अपन लोग, बिल्कुल हो गया, राइट है भाई। 37.5 अपॉन सॉरी नैनोमीटर आ रहा है। अब मुझे 3.7 करना है, तो 3.7 करने के लिए डेसिमल को किधर लाऊंगा, लेफ्ट में, तो डेसिमल को लेफ्ट में लाते ही पावर में क्या आ जाएगा, 1। अब 3.75 को हमारे यहाँ पे किस में लिखा हुआ है, इसमें। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगा, राउंड ऑफ, लास्ट वैल्यू क्या हो 5 और सामने क्या हो ऑड नंबर, बढ़ जाता है 3.84 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हारा होगा, तो तुम्हें अब ये क्वेश्चन देख के ये समझ में आ गया कि कल को ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को इस तरह से आंसर निकालना है। भाई कई बार क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन देख के हमें ये समझ में आने लगता है कि पिछली बार किसको सही माना था। तो अगर आप से 3.7 या 3.8 को 4 मानते हुए आंसर निकाला था, तो अब अगली बार तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन मिले और वहां पर अगर 4.7 या 4.8 आंसर आया, तो तुम्हारा आंसर 5 हो सकता है। समझ रहे हो बात को, यही तो है सीखने के लिए बात है। चलिए तो आज इतना ही रखो, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता मैं, ठीक है।